आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के बारे में। ये कमेटी बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की होती है और नॉर्मली ये लोग जगह जगह जाकर अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते हैं, यानी कि स्टडी टूर्स लेते हैं। उसके बाद इन फाइंडिंग्स की रिपोर्ट बनाई जाती है और वो जाकर पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसी वजह से इन स्टैंडिंग कमिटीज के रिकमेंडेशंस को जो रिलेटेड डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली सीरियस लेते हैं। यानी कि डिफेंस के ऊपर ये जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है इसको राजनाथ सिंह साहब कंपैरेटिवली सीरियस लेंगे और जब वो डिसीजंस ले रहे होंगे तो इनके रिकमेंडेशंस को कंसिडर किया जाएगा। वैसे उनकी रिकमेंडेशन काफी इंटरेस्टिंग है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि फाइटर जेट के प्रोक्योरमेंट में बहुत ज्यादा डिले हो रही है और अगर MRFA को लेकर कोई डिसीजन जल्दी नहीं लिया जा सकता है तो भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को बाहर से एक्वायर करना कंसिडर करना चाहिए। देखिए, जब बात आती है फाइटर जेट जैसे प्लेटफॉर्म के प्रोक्योरमेंट की तो इसमें समय लगता है और अगर आप एवरेज टाइम लेकर चलें तो लगभग 5 साल में जाकर एक फाइटर जेट पूरी तरीके से ऑपरेशनल होता है। ऐसे में अगर इस साल फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट को लेकर डिसीजन लिया जाता है तो इन फाइटर जेट्स के आते आते साल 2027-28 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर भारत एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बाहर से अक्वायर करता भी है तो क्या यह फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा जिससे भारतीय वायुसेना अपना टेक्नोलॉजिकल एज मेंटेन रख सके। आप सभी को ये चीज पता होगी कि चाइना की तरफ से J-20 काफी तेजी से अपने बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं और एस्टिमेटेड नंबर्स की मानी जाए तो चाइना ने लगभग 150 से लेकर 200 यूनिट J-20 फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। हिस्टोरिकली इन फाइटर जेट्स को हम लोगों ने इंडिया बॉर्डर के ऊपर देखा है, यानी कि भारतीय वायुसेना के सामने ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आ चुके हैं और आने वाले समय में ये एनकाउंटर्स और भी ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगे। हालांकि रफाल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लेकिन ये एक स्टेल्दी प्लेटफॉर्म नहीं है और अगर हम लोग यहाँ पर मानकर चलें कि J-20 को जिस तरीके से 5th जनरेशन फाइटर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो एक्चुअली उतना स्टेल्दी है तो वो रफाल को पहले देख सकता है तो नेचुरली वो रफाल को पहले मार भी सकता है। यानी कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना के पास में टेक्नोलॉजिकल एज नहीं रह जाएगा। इसके अलावा वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान ने ऑलरेडी J-10CE अक्वायर कर लिए हैं। हालांकि ये फाइटर जेट रफाल की टेक्नोलॉजी के सामने इतने ज्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन ये चीज हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान J-31 अक्वायर कर सकता है और ये चीज भी क्लियर है कि J-31 भी एक स्टेल्दी फाइटर जेट होने वाला है। हालांकि जिस तरीके की इकोनॉमी पाकिस्तान की है वो इन फाइटर जेट्स को बहुत ज्यादा नंबर्स में अक्वायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एज वहां पर चैलेंज होगा और इसी वजह से ये समझना जरूरी है कि क्या भारत को साल 2028 में एक ऐसा प्लेटफॉर्म अक्वायर करना है जो उनका टेक्नोलॉजिकल एज मेंटेन ना कर सके। हालांकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से इंडिजिनस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर CCS अप्रूवल नहीं दिया गया है और इन थ्योरी अगर CCS अप्रूवल इस साल दे दिया जाता है तो आने वाले 2 साल के अंदर यह फाइटर जेट का प्रोटोटाइप बाहर निकल कर आएगा जो लगभग 5 से 7 साल टेस्टिंग करेगा और उसके बाद इंडक्शन प्रोसेस शुरू होगा। यानी कि भारतीय वायुसेना को अपना टेक्नोलॉजिकल एज मेंटेन करने के लिए साल 2023 से लेकर साल 2030 तक लगभग 7 साल के लिए या तो अपना टेक्नोलॉजिकल एज लूज करना पड़ेगा या फिर एक फाइटर जेट बाहर से अक्वायर करना पड़ेगा। अगर भारतीय वायुसेना के ऑप्शंस की बात की जाए तो उनके पास बेसिकली 2 ही ऑप्शंस हैं। या तो भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से F-35 लाइटनिंग II अक्वायर करे जिसके साथ में बहुत सारी परेशानियां हैं, चाहे वो S-400 ट्रायम्फ को लेकर हो, भारत के एग्जिस्टिंग रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या फिर भारत की इतनी वाइड वैरायटी की इन्वेंट्री हो। इन सभी के साथ में इसका इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा और S-400 वाली प्रॉब्लम तो है ही। वहीं अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो ये रशियन Su-57 का होगा। ये फाइटर जेट भी इस समय ऑपरेशनल है, लेकिन जैसा कि हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि इसकी स्टेल्थ को लेकर कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं। इसके अलावा आइटम 30 इंजन को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ऐसे में ऑपरेशनली क्या ये फाइटर जेट भारत को वो एज प्रोवाइड करा पाएगा, वो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। ओवरऑल इन दोनों फाइटर जेट्स को छोड़कर भारत के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और इन फाइटर जेट्स के साथ में भी बहुत सारी परेशानियां इन्वॉल्व हैं। इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना कैसे आगे बढ़ती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।